नमस्कार। आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका हिंदी शिक्षक सुनील खोकरिया। कैसे हैं प्यारे बच्चों? मैं आपके लिए लेकर आया हूं मॉडल पेपर नंबर 4, आरबीएसई की तर्ज पर बनाया गया पेपर, जहां पर पूर्णांक 80 अंक को समय की महत्ता को ध्यान में रखकर हमने ये बेहद शानदार मॉड्यूल पेपर तैयार किया है। बच्चों, करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह अपठित गद्यांश के साथ। आ जाओ। अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। प्रश्न संख्या 1 से 5। आधुनिक काल में भी नारी एक बार फिर से अपनी पूरी क्षमता, शक्ति, साहस के साथ समाज में दिखाई देने लगी है। शिक्षा के प्रचार प्रसार से वह पूरी तरह आत्मविश्वास से भर गई है। आप आज़ादी की लड़ाई का उदाहरण ही लीजिएगा। भीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कैप्टन लक्ष्मी सहगल आदि बहुत सारे नाम आपके जहन में आते जाएंगे। गांधी जी के एक आह्वान पर न जाने कितनी महिलाएं घर बार छोड़कर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने पर निकल पड़ी। चाहे वो गांव की हो, छोटे कस्बे की हो, शहर की हो या महानगर की हो, चाहे वे पढ़ी लिखी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सभी वर्गों की नारियां पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई में घर से बाहर निकल पड़ी थी। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आधुनिक काल, शिक्षा, आज की नारी या समाज। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? आज की नारी के बारे में। ठीक है। किसके कहने से महिलाएं घर बार छोड़कर आजादी की लड़ाई के लिए निकल पड़ी? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी या इंदिरा गांधी? तो महात्मा गांधी जी की वजह से। ठीक है। सॉरी। आजादी की लड़ाई में शामिल हुई थी कैप्टन लक्ष्मी, कैप्टन नीरजा, किरण बेदी या लता मंगेशकर? तो नीरजा का जिक्र, किरण बेदी का जिक्र किसका हुआ है? अच्छे से पता होगा, कैप्टन लक्ष्मी सहगल का हुआ था। कैप्टन लक्ष्मी सहगल का। आ जाओ। वर्तमान नारी में समाहित है समता, साहस, शक्ति या सभी? बताइएगा। तो आपकी क्षमता भी है, साहस भी है और शक्ति भी है। उसके बाद में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई में साथ दिया। शहर की नारी ने, अमीर वर्ग की नारी ने, पढ़ी लिखी नारी ने या उपरोक्त सभी ने? किसने साथ दिया? बताइएगा। शहर की नारी भी आई थी, अमीर वर्ग की नारी भी आई थी, पढ़ी लिखी नारी भी आई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? सभी ने साथ दिया था, याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ये याद रखना है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष हो, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम की तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृक्ष से झरकर कुसुम, जो लक्ष्य भूल सका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। एक मनुष्य को कह रहा है कि सच क्या है इस जीवन का। कवि आह्वान कर रहे हैं, इस जीवन का सच ये है बच्चों, सच है संघर्ष। जो लड़ा वो जीता है, और बाकी अगर नत यानी जो झुक गया, अगर समस्याओं के आगे तुम झुक गए तो तुम क्या खाक जिए, तुम मर जाना बेहतर था। हाँ, जिसने प्रणय पाथे माना जीत उसी की हुई, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो भी जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, जो भी परिस्थिति मिले कांटे चुभे कलियां खिले, हारे नहीं इंसान है संदेश जीवन का यही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। हाँ, उपयुक्त काव्यांश उचित जो है शीर्षक दीजिएगा। संघर्ष, हम और तुम। बताइएगा क्या होगा शीर्षक? संघर्ष। हमने किसके बारे में बात की थी? आपको अच्छे से पता है। गद्यांश ने क्या कहा, सॉरी काव्यांश ने आपसे क्या कहा? संघर्ष ही जीवन है। कवि के अनुसार जीत उसी की होती है जो हर परिस्थिति को चुनौती के रूप में स्वीकार नहीं करता है, समस्याओं से नहीं घबराता, जो डर जाता है और संघर्षों से डरकर जो पीछे हट जाता है। तो जो समस्याओं से नहीं घबराता है उसी की जीत हुई है, ध्यान रखिएगा।
कुसुम शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? पुह, सुमन, प्रसून या गुलाब? किसका? कुसुम जो है वो किसका, कौन सा इसका पर्याय नहीं है? तो गुलाब खुद एक फूल का नाम है, बाकी सब फूल के पर्याय है, और ये फूल की एक किस्म है, ध्यान रखिएगा। तो आपके विकल्प 4। जो नत हुआ वह मृत हुआ, पंक्ति से क्या आशय? जो सतत चलता नहीं वह मर जाता है, जो गिरता है उसका पतन होता है, जो झुक गया वह सफल हो गया, जो झुक गया वह मर गया। जो नत हुआ वो मृत हुआ, मतलब झुका वो मरे हुए के समान है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल। उपर्युक्त काव्यांश के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? वृक्षों से जड़कर फूल मुरझा जाता है, हमें विषम परिस्थितियों में हार नहीं माननी चाहिए, किसी को अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए, संसार कुछ भी संसार में सत्य नहीं है। तो याद रखिएगा बच्चों, हमें विषम परिस्थितियों में हार नहीं माननी चाहिए, ये याद रखना है। भोलानाथ किसको देख करके सिसकना भूल जाते थे? अपनी माँ को, अपने पिता को, खेल के साथियों को, या अपने भाई को? तो आपको भली भांति पता है, जब वो रोते और उसके खेल के साथी उसको नजर आते तो वो सिसकना भूलकर उनके साथ में खेलना शुरू कर देते थे। अनुभूति किसके सहारे सत्य को आत्मसात कर लेती है? अनुभूति किसके सहारे? अनुभव, संवेदना, कल्पना, या संवेदना और कल्पना? तो ध्यान रखिएगा, संवेदना और कल्पना। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा। ये है तुम्हारी प्यारी सी उत्तरमाला। बस अ द द द अब द द ब द द द, मतलब द ने तुम्हारे हमला ज्यादा किया था। आ जाओ। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही जाति, वस्तु, एक स्थान, व्यक्ति का बोध होता है, किसकी बात कर रहा है? एक ही जाति, ये याद रखिएगा। हाँ, तो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के संदर्भ में इसको पढ़ा जाएगा। किस में पढ़ा जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के संदर्भ में पढ़ा जाएगा। अच्छा, ये हो गया था, सॉरी, हाँ, किसके संदर्भ में? व्यक्तिवाचक के संदर्भ में पढ़ा जाएगा। क्यों? कह क्या रहा है? वो एक ही कह रहा है, और एक है तो व्यक्ति है। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी पुरुष के स्थान पर होता है उसे पुरुषवाचक कहते हैं। ठीक है, जो विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम की नाप तोल तथा परिमाण संबंधी विशेषता बताते हैं वो परिमाण बोधक विशेषण कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया का कर्म नहीं होता और कर्ता तक की सीमित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। संग्राम शब्द में उपसर्ग है समदन ग्राम। सावधानी शब्द में प्रत्यय है ई प्रत्यय है, सावधान में ई है। आ जाओ। व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुरुषवाचक सर्वनाम, परिमाणवाचक विशेषण, आकर्मक क्रिया, सम उपसर्ग, ई प्रत्यय। ठीक है, आगे देखो। अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग कितने शब्दों में देने बच्चों? 20 शब्दों में देने थे आपको, ध्यान रखिएगा। स्वर संधि किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिएगा। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार यानी परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन आलय विद्यालय, जैसे राम धन अनुज, दोनों मिले राम का रामानुज हो गया। ठीक है, उसके बाद में कर्मधारय समास के दो उदाहरण। कर्मधारय समास, एक तो चंद्रमुखी, चंद्र उपमान है और मुख उपमेय है। लाल मिर्च, लाल और मिर्च विशेषण है और विशेष्य है। ठीक है, हो जाएगा। अकल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना या मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अगला सवाल। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग कीजिएगा। राम सिंह की अपनी समाज में अंधों में काना राजा जैसी स्थिति है। जहां पर सभी अज्ञ लोग होते हैं वहां पर थोड़ा सा ज्ञान वाला भी अपनी धौंस जमाता है। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ और कब हुआ था? राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में सन 1899 में हुआ था। फादर
कामिल बुल्के की चिंता हिंदी को किस रूप में देखने की थी? फादर्स की चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने को थी। स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुतर्कों का खंडन नामक पाठ के लेखक कौन है? स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुतर्कों का खंडन नामक पाठ के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी है। सूरदास की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिएगा। सूरदास की दो रचनाओं के नाम सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, भ्रमर गीत। जयशंकर प्रसाद के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया था? जयशंकर प्रसाद के सरल स्वभाव के कारण मित्रों ने उनको क्या दिया था? धोखा दिया। अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन किया? अट नहीं रही है, सट नहीं रही है। हाँ, किसका वर्णन किया गया? कविता में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया, क्योंकि फाग महोत्सव बताया गया था उस समय। अंत में मूर्तिकार ने कैसी नाक लगाने का सुझाव दिया? अंत में मूर्तिकार ने जिंदा नाक लगाने का सुझाव दिया। तिमरो माया सेंदे मलाई सताऊं छे। तिमरो माया सेंदे मलाई सताऊं छे। तिमरो माया सेंदे मलाई सताऊं छे का अर्थ है तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। हाँ, माता का अंचल पाठ में वर्णित गांवों की स्थिति और वर्तमान समय में गांवों की स्थिति में आए परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिएगा। खंड ब शुरू हो चुका है। ब में नंबरों की संख्या 2 हो जाती है और 4 से लेकर के 16 तक आप 45 शब्दों में उत्तर दोगे। ठीक है। पहले गांवों की स्थिति अच्छी न थी, वहां बिजली, पानी, परिवहन जैसी सुविधाएं नाम मात्र की थी। लोगों की आजीविका का साधन कृषि थी। आज गांव में टेलीविजन प्रसार से लोगों में एकाकी प्रवृत्ति बढ़ी है। बच्चे परंपरागत खेलों से विमुख होकर के वीडियो गेम, टेलीविजन आदि के साथ अपना समय बिताना चाहते हैं। इस बढ़ती आधुनिकता ने ग्रामीण संस्कृति को पतन की ओर उन्मुख कर दिया है। पहले की तरह ना तो गाँव के लोगों में अपनत्व का भाव रहा, ना गाँव में वो लोगों में वो धैर्यशीलता रही। आज व्यक्ति एकाकी मतलब अकेला होता जा रहा है, खुद से भी बिछड़ रहा है। लोगों से बिछड़ा है अलग मुद्दा है, वो खुद से बिछड़ रहा है, उसको पता ही नहीं वो कहाँ जी रहा है। अपने दरवाजे पर टुन्नू को खड़ा देखकर दुल्हनी ने क्या प्रतिक्रिया प्रकट की और क्यों? टुन्नू को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर दुल्हन ने पहले तो उसे कहा कि तुम यहाँ टुन्नू, मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था। उसने जब टुन्नू के मुंह से साल भर के त्योहार की बात सुनी तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठी और टुन्नू को अपशब्द कहने लगी। वास्तव में दुलारी नहीं चाहती कि टुन्नू जैसा किशोर अभी से अपने भविष्य की उपेक्षा करके प्रेम मोहब्बत के चक्कर में पड़े। लेखक अज्ञे ने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर बताया? एक तो होता प्रत्यक्ष अनुभव और एक होती है अनुभूति। क्या अंतर बताया? जापान यात्रा की बात कर रहा हूं। लेखक अज्ञे ने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभूति में अंतर बताते हुए कहा कि अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सारे उस सत्य को आत्मसात कर लेता है जो कृतिकार के साथ घटित नहीं हो। तो अनुभव तो क्या होता है? जो सामने होता है उसका होता है। अनुभूति होती है अंदर मन से किसी को महसूस करने की। हाँ, जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब तक अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा। अव्यय को अविकारी क्यों कहते हैं? अव्यय शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन अर्थात कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। इस कारण अव्यय को क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। ये याद रखिएगा। मुख्य गायक संगतकार के संबंध एक दूसरे के पूरक है, स्पष्ट कीजिएगा। एक तो होता मुख्य गायक, एक होता उसके साथ में गाने वाला संगतकार। वो एक दूसरे के पूरक। पूरक का अर्थ होता पूरा करने वाले, किसी की कमी को, किसी के अधूरेपन को पूरा करते हैं, उसकी बात कर रहा हूं। तो मुख्य गायक और संगतकार के मध्य अटूट संबंध होता है। संगतकार के बिना मुख्य गायक प्रसिद्धि के शिखर पर नहीं पहुंच सकता है। संगतकार मुख्य गायक को कदम कदम पर संभाल कर उसके गायन को प्रभावी बनाए रखता है। इसी तरह मुख्य गायक संगतकार को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करता है। इस तरह एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक। जब मुख्य गायक कभी कभी गीत गाते गाते थक जाता है तो उसकी टेर को लंबा खींचना है, उसको जो है आगे दोहराना है पंक्तियों को, तो उसका काम कौन करता है? संगतकार करता है। और जब जब अवसर आता है तो संगतकार को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका कौन देता है? मुख्य गायक ही देता है। इससे एक दूसरे को पूरक अर्थात एक दूसरे को पूरा करने वाले होते हैं। ध्यान रखिए। आगे देखिए।
आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है, कहकर कवि ने समाज पर क्या व्यंग्य किया है। माँ द्वारा अपनी बेटी को सीख देते हुए ये कहना, आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए माध्यम से कन्या को सीख तो दिया ही है, पर समाज पर कठोर व्यंग्य किया है। समाज में कुछ लोग बहुओं को इतना प्रताड़ित करते हैं, उस प्रताड़ना से मुक्ति पाने के लिए या तो लड़की स्वयं को आग के हवाले कर देती है या ससुराल वाले लोगों को जला देते हैं। ध्यान रखिएगा, ससुराल के लोग उसे जला देते हैं। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार दीजिएगा। साहस और शक्ति द्वारा हम किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं, हालांकि इसमें अगर विनम्रता भी जुड़ जाए तो बेहद कारगर साबित होता है। विनम्रता हमें संयमित बनाती है, जिससे व्यक्ति को आंतरिक खुशी मिलती है। विनम्रता के भाव से विपक्षी भी उस व्यक्ति का आदर करते हैं। ये व्यक्ति कार्य को और सुगम बनाती है। देखो, विनम्रता शक्ति और साहस के साथ मिल जाए तो इस धरती को स्वर्ग बना देगी। क्या बना देगी? इस धरती को स्वर्ग बना देगी। आओ, संस्कृति और सभ्यता क्या है? संस्कृति एक संस्कृत मनुष्य की वह योग्यता प्रेरणा अथवा प्रवृत्ति है जिसके बल पर वह किसी नए तथ्य का दर्शन करता है और इस संस्कृति के द्वारा समाज के लिए कल्याणकारी आविष्कार करता है जो मनुष्य को सभ्य बनाने में सहायक होता है, वही सभ्यता है। संस्कृति एक संस्कृत मनुष्य की वह योग्यता या प्रेरणा अथवा प्रवृत्ति है जिसके बल पर वह किसी नए तथ्य का दर्शन करता है और इसी संस्कृति के द्वारा वह मानव के लिए कोई कल्याणकारी जो है कार्य करता है और जो उसको सभ्य बनाता, वही क्या कहलाती है? सभ्यता कहलाती है। ध्यान रखिएगा। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहते हैं? बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा गया क्योंकि शहनाई की ध्वनि मंगलदायी मानी जाती है। इसका वादन मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। बिस्मिल्लाह खां 80 वर्ष से भी अधिक समय तक शहनाई बजाते रहे। उनकी गणना भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादकों के रूप में की जाती है। उन्होंने शहनाई को भारत की ही नहीं विश्व में भी लोकप्रिय बनाया था। लेखिका के पिता का स्वभाव शक्की क्यों हो गया था? इस शक का परिवार पर क्या असर पड़ा था? लेखिका के पिता का स्वभाव इसलिए शक्की हो गया था क्योंकि उन्होंने जिन लोगों पर आंख बंद करके भरोसा किया था उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया था। अपनों ने दिया है धोखा, गैरों से शिकायत कैसी। तो जिन पर उन्होंने विश्वास किया था उन्होंने उनके साथ धोखा किया था और उन्होंने उनके साथ धोखा किया तो उनके मन में एक वहम बैठ गया कि मेरे साथ कोई भी गलत कर सकता है। इतना ही नहीं, उनके अपनों ने भी उनके विश्वास पर चोट पहुंचाई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि वे परिवार के सदस्यों को भी शक की दृष्टि से देखकर उनके क्रोध का शिकार परिवार वालों को भी होना पड़ता था। नवाब साहब द्वारा लेखक से बातचीत की उत्सुकता न दिखाने पर लेखक ने क्या किया? नवाब साहब ने लेखक से बातचीत की उत्सुकता उस समय नहीं दिखाई जब वह डिब्बे में आया। लेखक ने इस उपेक्षा का बदला उपेक्षा से दिया। उसने भी नवाब साहब से बातचीत की उत्सुकता नहीं दिखाई और नवाब साहब की ओर आंखें फेर ली। यह लेखक की स्वाभिमान का प्रश्न था जिसे वह बनाए रखना चाहता था। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और कर्तृत्व संक्षेप में लिखिएगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं बढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में एक जयशंकर प्रसाद सन 1937 में निधन हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां चित्रधारा, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, धुरु स्वामी ने उनके नाटक तो कंकाल, तितली, इरावती, उपन्यास, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह रहे हैं। ध्यान रखिए, कवि तो थे लेकिन ध्यान रखिएगा ये जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध नाटककार थे। ध्यान रखिएगा। हाँ, उसके बाद में आगे देखिएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय एवं कर्तृत्व जो है वो संक्षेप में लिखिएगा। किसकी बात कर रहा हूं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना
बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका जन्म 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई थी। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे थे। उनकी प्रसिद्ध कृतियां काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, ये तो कविता संग्रह, बकरी नाटक, भौं खो, बतूता का जूता, लाख की नाक, बाल साहित्य आदि। 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, आगे देखिएगा। अब आगे आपके बड़ी बड़ी बातें। खंड श अंक 3। एक गद्यांश है जो पठित है। पठित मतलब अपनी पाठ्य पुस्तक से लिया गया। उसकी कैसी व्याख्या करनी? प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। प्रसंग सहित व्याख्या का मतलब क्या है? पाठ का नाम, लेखक का नाम और संदर्भ बता के फिर व्याख्या देनी। कहां से लिया, किसने दिया और क्या संदेश है इसका, वो बताना है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय उआपो और चिट्ठी पत्री की में बर्बाद हुआ होगा। बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय लिया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया था, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। हाँ, तो आपको पता चल गया होगा कहां से लिया गया है। बिल्कुल, प्रस्तुत गद्यांश लेखक स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा कहानी से लिया गया है। इसमें शहर के मुख्य चौराहे पर लगी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा के बारे में चर्चा है, जिसे हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने बनाई थी। लेखक स्वयं प्रकाश ने सुभाष चंद्र बोस की बनी प्रतिमा पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मूर्ति के बनने और लगने के पीछे पूरी बात तो पता नहीं है, किंतु मूर्ति की बनावट को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि देश के अच्छे मूर्तिकार की जानकारी यहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं थी, या फिर इस मूर्ति को बनाने में लगने वाले खर्च का अनुमान कर उपलब्ध बजट से ज्यादा का खर्चा होने पर काफी उलझन भरी स्थिति तथा शासन द्वारा दिए गए समय और उनको चिट्ठी पत्री में वे समय बर्बाद के कारण किसी स्थानीय कलाकार को मूर्ति बनाने का जिम्मा दिया गया होगा। अंत में यही सब सोचकर कस्बे के एक स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया गया होगा और मोतीलाल जी द्वारा अवश्य ये विश्वास दिलाया गया होगा कि महीने भर में इस मूर्ति को बनाकर पटक दिया जाएगा। पटक दिया जाएगा मतलब 100% लाके मैं आपको दे दूंगा, ऐसा उन्हें विश्वास दिलाया था। लेखक ने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की अनगढ़ता पर विचार लगाया है। जरूर किसी स्थानीय कलाकार द्वारा मजबूरी में बनाई गई होगी। खड़ी बोली हिंदी का सफल प्रयोग हुआ है। पटक देने जैसी कहावत का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा। आओ आगे। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। प्राकृत पाली का बिगड़ा हुआ रूप था। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत ना बोल सकती थी। संस्कृत ना बोल सकना अपढ़ होने का सबूत है और ना गंवार होने का। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं, उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले, तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करें। आ जाओ, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुतर्कों का खंडन नामक निबंध से ये गद्यांश लिया गया है। इस प्रसंग में द्विवेदी जी ने उस बात को सिद्ध किया है कि प्राकृत भाषा बोलने वाली स्त्रियां अपढ़ नहीं मानी जा सकती। ये ध्यान रखिएगा, प्राकृत बोलने वाली स्त्रियां जो है वो अपढ़ नहीं मानी जा सकती है। ये अच्छे से लेके याद रखना है। द्विवेदी जी ने बताया कि कुछ विद्वानों की दलील है कि पुराने संस्कृत नाटकों में स्त्रियां शुद्ध संस्कृत नहीं बोलकर प्राकृत भाषा बोलती थी, इसलिए पहले के समय में भी स्त्रियों को पढ़ाने का चलन नहीं था।
इस पर द्विवेदी जी कहते हैं कि तुम पुराने नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत भाषा में बोलना उनके अनपढ़ होने का सबूत नहीं है। उन्हें अनपढ़ कहने की बजाय यह कह सकते कि वे संस्कृत नहीं बोल सकती थी। संस्कृत नहीं बोल सकना न तो अनपढ़ होने का सबूत है और ना ही, ध्यान रखिएगा, गंवार का। द्विवेदी जी कहते हैं कि उत्तर रामचरित में ऋषियों की पत्नियां जो वेदांत दर्शन पर बोलती हैं वे कौन सी भाषा बोलती है। उनकी संस्कृत को हम आज क्या गंवारी संस्कृत कहेंगे। भवभूति और कालिदास के नाटक जिस समय के लिखे हुए थे उस समय शिक्षित वर्ग संस्कृत ही बोलता था। हाँ, क्या इस बात का कोई सबूत है? अगर सबूत है तो ही उस समय की स्त्रियों को अपढ़ बताने की हिम्मत करें। साथ ही यह भी प्रमाणित करें कि उस समय की बोलचाल की भाषा प्राकृत नहीं थी। देखा जाए तो उस समय प्राकृत भाषा ही चलने के प्रमाण मिलते हैं। लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि जिस समय जिस भाषा का चलन होता है उस समय का साहित्य उसी भाषा में रचा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, जो लोग कहते हैं कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, पहले भी महिलाएं अनपढ़ी थी, ये वो, तो उनके विरुद्ध जो है इन्होंने ऐसे तर्क प्रस्तुत किए हैं द्विवेदी जी ने, जिससे ये साबित होता है कि वे उस समय की एक तो भाषा और साहित्य की जानकारी भी दे रहे हैं। लेखक ने तर्क द्वारा ये बताने की कोशिश की है कि समय अनुसार प्रचलित भाषा का ही प्रयोग साहित्य के विभिन्न रूपों में होता है। शुद्ध हिंदी का प्रयोग है, शब्दावली सरल और सुगम है। आ जाओ, पठित पद्यांश से अपनी कविता से लिया गया उस किस्सा प्रसंग व्याख्या करनी है। नाथ शंभु धनुभंज निहारा होई कई एक दास तुम्हारा। हे नाथ, परशुराम से कह रहे हैं, जब वो आए थे दरबार में, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उन्होंने पूछा कि धनुष किसने तोड़ा, तो इन्होंने क्या कहा, नाथ शंभु धनुष, भगवान शिव का जो धनुष तोड़ने वाला है, होई के एक दास तुम्हारा। एक दास ही हो सकता, तुम्हारा सेवक हो सकता है, बाकी ऐसा काम कौन कर सकता, किसकी हिम्मत है। आए सु कहे कई किन मोही, सुनी रिसाई बोल मुनि के। आई सु कहे कहिए किन मोही, हे नाथ आप किस काम से आए हो बताइएगा। हाँ, और क्या आज्ञा है मुझे कहिएगा। सुनी रिसाई बोले मुनि, और ऐसे सुनकर मुनि क्या हुए, क्रोधित हुए। सेवकु सो करे सेवकाई, जो सेवक होता है वो तो सेवा करता है। अरे कीनी करी करी लड़ाई, और ये जो काम किया ये तो लड़ाई करने योग्य है, शत्रु के सामने। सुने राम जय शिव धनु तोरा, सहस भाव समसोरी पुमारा। हे राम, सुन रहे हो तुम, जिसने ये धनुष तोड़ा है वो हजारों भुजाओं के समान मेरा क्या है, दुश्मन है। ध्यान रखिए। तो देखो संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। प्रसंग, शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित परशुराम को राम और लक्ष्मण ने जो कहा, परशुराम ने जो प्रतिरोध प्रकट किया, इसमें इसका वर्णन है। राम परशुराम से कहते, हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही सेवक होगा, क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते हो। इसे सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले, सेवक वही होता है जो सेवा करे, शत्रु के समान कार्य करके जो लड़ाई करे वह सेवक नहीं होता। सुनो राम, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा क्या है, शत्रु है। काव्यांश की भाषा जो है बच्चों वो अवधि है, ध्यान रखिएगा। और कवि का भाषा पर पूर्ण अधिकार है। शांत रस है, भगवान की तरफ से, रौद्र परशुराम की है, ध्यान रखिएगा। तो संयुक्त व्यंजना हुई है। हाँ, आगे कहता है कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हो अपना व्यंग्य मलिन उपास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के आत्मकथ्य कविता से लिया गया है और ये कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद द्वारा। कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन रूपी भौरा प्रेम गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है। झरते पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि आज असंख्य पत्तियां मुरझा कर गिर रही है, यानी उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है। इस प्रकार अंतहीन नीले आकाश के नीचे हर पल अनगिनत जीवन इतिहास बन रहा और बिगड़ रहा है। इस माध्यम से कवि कह रहे हैं कि इस संसार में हर कुछ चंचल है, कुछ भी स्थिर नहीं है,
यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के मजाक बनाने में लगे हुए, हर किसी को एक दूसरे की कमी नजर आती है, अपनी कमी कोई नहीं कहता है, ये जानते हुए कि तुम मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो। कवि कहता है कि यदि वह उन पर बीती हुई कहानी सुनाते तो लोगों को उससे आनंद तो मिलेगा, परंतु साथ ये भी देखेंगे कि कवि का जीवन सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल ही क्या था, खाली था। ध्यान रखिएगा। गुन गुन कर कहे कौन कहानी में अनुप्रास अलंकार है, गागर रीति में रूपक अलंकार है, छायावादी दृष्टिकोण है। खैर वो तो आना ही था। पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइएगा। किसकी? देव की। रीतिकालीन कवियों में देव को अत्यंत प्रतिभाशाली कवि माना जाता। देव की काव्यगत विशेषताएं। देवदत्त ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि है, चूंकि उनकी भाषा में कोमलता और मधुरता पूर्ण रूप से झलकती है। छंद का प्रयोग कवित्व और सवैया में किया गया है। अनेक जगह जैसे कटी, किंकनी, हिय, हुलसे आदि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करते हैं। तत्सम शब्दों का प्रयोग पंक्तियों को शोभा प्रदान करता है। मानवीकरण, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग भी अनूठे ढंग से हुआ है। कवि देव ने प्रकृति का सजीव चित्रण किया है। आ जाओ। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार दीजिएगा। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। उनकी सफलता में योगदान देने वाले बहुत से लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे रह जाते हैं और प्रकाश में नहीं आ पाते हैं। इसका एक उदाहरण देखिए। हमारे क्षेत्र में वर्तमान विधायक श्री जुगल किशोर शर्मा। थोड़े दिन पहले तक वे अत्यंत साधारण आदमी हुआ करते थे। उनके सद्व्यवहार से प्रेरित होकर लोगों ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। कुछ ने स्वेच्छा से 20 लोगों की टीम ने उनके लिए चंदा एकत्र करना शुरू कर दिया। युवा वर्ग ने स्वेच्छा से प्रचार कर कार्य कर अपने जिम्मे संभाल लिया और मुख्य बाजार के 2 बड़े दुकानदारों ने पोस्टर, होर्डिंग्स और बैनर का खर्चा उठाया। करीब 20-25 लोग उनके साथ दिन रात एक करके क्षेत्र में घूमते रहे और चुनाव होने तक साये की तरह उनके साथ रहे। आज इन सहयोगियों को कोई नहीं जानता। श्री जुगल किशोर शर्मा की गणना कर्मठ एवं ईमानदार विधायकों में की जाती है। मतलब कहीं ऐसा होता है बहुत बार कि पर्दे के पीछे का किरदार कोई और निभा जाता है और बड़ा नाम कोई और कर जाता है। ये याद रखिएगा। तो इसके माध्यम से यही सिखाया गया है। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले के बारे में कुछ ऐसी ही घटिया सोच रखता है। वास्तव में कैप्टन इस तरह की उपेक्षा का पात्र नहीं है। उसका इस तरह मजाक उड़ाना तनिक भी उचित नहीं। वास्तव में कैप्टन उपहास का नहीं, सम्मान का पात्र है। अपने अति सीमित संसाधनों से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर देश प्रेम का प्रदर्शन करता है और लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने का प्रयास भी करता है। लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? फादर कामिल बुल्के हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। मैंने किसी एक मॉडल पेपर में, या हो सकता है जहाँ तक याद है इसी में मैंने आपको करवाया था कि इनकी चिंता के बारे में बात की थी, उसी की बात करता हूँ, सुनिएगा। लेखक ने फादर कामिल बुल्के को आपको मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा क्योंकि फादर नेक दिल वाले वह व्यक्ति थे जिनकी रगों में दूसरों के लिए प्यार, अपनत्व, ममता भरी थी। वह लोभ, क्रोध, कटुभाषिता से कोसों दूर थे। वे अपनी परिचितों के लिए स्नेह और ममता रखते थे। वे दूसरों के दुखों में सदैव शामिल होते थे और अपने सांत्वना भरे शब्दों से उसका दुख हर लेते थे। लेखक को अपनी पत्नी और बच्चों की मृत्यु पर फादर के सांत्वना भरे शब्दों से शांति मिली थी और अपने प्रेम और वत्सलता के लिए वे जाने जाते थे। फादर बुल्के परंपरागत सन्यासियों से भिन्न थे। हाँ, वे मन के नहीं संकल्प के सन्यासी थे। वे एक बार संबंध बनाकर तोड़ना नहीं जानते थे। वे लोगों से अत्यंत आत्मीयता से मिलते थे। वे अपनी परिचितों के सुख दुख में शामिल होते थे। देवदारू वृक्ष की सी शीतलता से भर देते थे। इस तरह उन्होंने परंपरागत सन्यासियों से हटकर अलग छवि प्रस्तुत की है। ये ध्यान रखना है।
आ जाओ भाई, निबंध लिखना है। भाग द, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है और किसी एक विषय पर लगभग 300 से 350 शब्दों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वतंत्रता दिवस। 2 बिंदु है, 2 बिंदु आगे आएंगे। 1 मिनट आराम से इसको उतार लो कि किस बिंदु पर करेंगे। पहले प्रस्तावना देंगे, उसके बाद में महात्मा गांधी का बेसिक परिचय, उसके बाद में इनके जीवन के त्याग की बातें, उसके बाद में स्वतंत्रता की प्राप्ति। चलो बड़े आगे। मेरी महत्वाकांक्षा क्या है और मेरा गांव, सब पर बात करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत के ही नहीं बल्कि संसार के महान पुरुष थे। वे आज के इस युग की महान विभूति थे। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के अनन्य पुजारी थे और अहिंसा के प्रयोग से उन्होंने सालों से गुलाम भारतवर्ष को स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करवाया था। विश्व में ऐसा एकमात्र उदाहरण है कि गांधी जी के सत्याग्रह के समक्ष अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा था। गांधी जी का जन्म। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में स्थित पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतलीबाई गांधी था। गांधी जी के जीवन के त्याग। गांधी जी जब तक जीवित रहे तब तक देश के उद्धार के लिए कार्य करते रहे। बहुत से लोग गांधी जी की हिंदू मुस्लिम एकता की भावना के विरुद्ध थे। गांधी जी जब 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में स्थित बिरला भवन की प्रार्थना सभा से आ रहे थे तो नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उनकी मृत्यु के समाचार से पूरा देश गहरे शोक सागर में डूब गया था। गांधी जी के शरीर का अंत हो जाने के बाद भी उनके आदर्श और उपदेश हमारे बीच है, यही समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं और उनका जीवन आज भी दैदीप्यमान एक पथ प्रदर्शक के रूप में काम करता, हमारे जीवन में हमें प्रेरित करता, हमें प्रेरणा देता है खुद के साथ काम करने का, स्वावलंबी बनने का, आत्मनिर्भर बनने का, देशभक्त बनने का। ये कहीं ना कहीं जुड़ाव है। स्वतंत्रता प्राप्ति। इसकी वजह से देशभक्तों को बहुत प्रोत्साहन मिला था। गांधी जी द्वारा 1930 में चलाए गए नमक आंदोलन, दांडी यात्रा ने अंग्रेजों को पूरी तरह हिला दिया था। गांधी जी कांग्रेस के सक्रिय सदस्य होने की वजह से स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उन दिनों में आंदोलन की बागडोर तिलक जी के हाथ में थी। उनके साथ मिलकर ही गांधी जी ने आंदोलन को आगे बढ़ाया था। 1920 में तिलक जी का निधन हो गया। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन का पूरा भार गांधी जी पर आ गया था। वे आंदोलन का पूर्ण संचालन अहिंसा की नीतियों पर चलकर करने लगे थे। इसी समय पर उन्होंने देश में असहयोग आंदोलन को चलाया, जिसमें हजारों की संख्या में वकील, शिक्षक, विद्यार्थी, व्यापारी शामिल हुए। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून पर डटकर विरोध किया और 24 दिन की यात्रा के बाद दांडी में गांधी जी ने खुद अपने हाथों से नमक तैयार किया था।
हाँ, नमक तैयार किया था और इसकी वजह से गांधी जी के साथ बहुत से नेताओं को जेल भी जाना पड़ा था, जेल में डाल दिया गया था। गांधी जी का आंदोलन जारी रहा। गांधी जी और भारत के अनेक क्रांतिकारी लोगों की वजह से भारत को अंत में 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। गांधी जी ने छुआछूत को भारत से खत्म करने के लिए अनेक प्रयास किए। गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी वस्तुओं को प्रयोग करने पर अधिक बल दिया था। गांधी जी ने खादी वस्त्रों के प्रसार के लिए अनेक प्रयास भी किए थे। खादी के पक्षधर थे वे, ध्यान रखिएगा। गांधी जी को भारतीय इतिहास के युग पुरुष के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। आज सारा विश्व उन्हें श्रद्धा से नमन करता है। गांधी जी के जीवन पर अनेक भाषाओं में फिल्में बनाई गई, जिससे आज का मानव उनसे प्रेरणा ले सके। गांधी जी के जन्म दिवस को सारा संसार श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाता है। अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्र ने भी अपने देश में 2 अक्टूबर को गांधी दिवस के रूप में मनाने की मान्यता दे दी है। युग युग तक गांधी जी को बहुत याद किया जाएगा। और गांधी जी को किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपको भली प्रकार से पता होना चाहिए। भारत के अंदर गांधी जी को किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। इनको किसकी उपाधि दी गई थी? राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। खैर, ये तो तुम्हें जानकारी में ही है। आगे बढ़ो स्वतंत्रता दिवस की तरफ। स्वतंत्रता दिवस का इतिहास। भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए लगभग 200 वर्षों तक लगातार अंग्रेजों से संघर्ष करना पड़ा। सबसे पहले 1857 में हमने आज़ादी की पहली लड़ाई छेड़ी थी, लेकिन उस समय हम में एकता नहीं थी, इसलिए हम लोग हार गए। देश की आज़ादी के लिए झांसी की रानी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई। इस प्रकार न जाने कितने नवयुवकों ने प्राण गए। अंत में महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया। स्वतंत्रता दिवस का महत्व। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने देश को पूरी तरह आजाद कर दिया और भारत से वो सदा के लिए विदा हो गए। तब से हमारे देश पर अपने देशवासियों का शासन होने लगा। उसी आज़ादी की याद में हम हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस प्रकार हमारे देश के इतिहास में 15 अगस्त 1947 का दिन बड़ा महत्वपूर्ण समझा जाता है। अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए थे, भारत का शासन भारतीयों के हाथ में आ चुका था, इसलिए हम लोग इसको ऐतिहासिक दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी। स्वतंत्रता दिवस की स्कूल समय में, तुम लोग अभी स्कूलों में हो, तुम कैसे मनाते हो बहुत अच्छे से पता है। अब मुझे तो 15 अगस्त स्कूल के अंदर एक स्टूडेंट के रूप में मनाए वर्षों निकल चुके हैं, फिर भी मुझे आज भी वही प्रभातियां याद है अच्छे से। स्वतंत्रता दिवस की सुबह प्रभात फेरी होती है। भारत माता की जय, गांधी जी की जय, 15 अगस्त जिंदाबाद के नारों से हमारे मन और प्राण का उत्साह प्रकट हो उठता है। हम में नया जोश उमड़ आता है। सभी सरकारी दफ्तरों, कॉलेजों, स्कूलों और अन्य संस्थाओं में प्राय 8 से 9 बजे तक झंडा फहराया जाता है। पुलिस की परेड होती है और दिल्ली का लाल किला है, वहां पर भी ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार के कुछ आयोजन होते हैं। लाल किले पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, फिर बच्चों को मिठाइयाँ दी जाती है। उस दिन सभी स्कूल, कॉलेज और कार्यालय बंद रहते हैं। झंडा फहराने के बाद में कोई काम नहीं होता है, अवकाश रहता है वहां पर, ये ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जहां तहां गोष्ठियां, कवि सम्मेलन, प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन होता है। जगह जगह नेताओं के भाषण होते हैं। रेडियो एवं दूरदर्शन से नए नए कार्यक्रम सुनने को मिलते हैं। इस प्रकार सुबह से रात 10-11 बजे तक स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उस दिन सभी लोग अपने आपसी भेदभाव बुलाकर गले मिलते हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या पारसी, सभी लोग उस दिन पूरे उत्साह से स्वतंत्रता दिवस में सराबोर हो जाते हैं। उपसंहार। यह स्वतंत्रता दिवस हमारे हजारों लाखों बलिदानों की कहानी कहता है। इस दिन हमें गांधी जी का तप, नेहरू का त्याग, सुभाष की वीरता, भगत सिंह का बलिदान और तिलक गोखले के स्वाभिमान की अनेक कथाएं सुनाई जाती है। इन महान पुरुषों के सामने हमारे सिर श्रद्धा से अपने आप झुक जाते हैं। ईश्वर करे इन महापुरुषों का जन्म इसी देश में बार बार होता रहे।
ठीक है बच्चों, ये तो मिल गई हमें क्या, स्वतंत्रता। और जैसे स्वतंत्रता मिलेगी तो मनुष्य की क्या आएगी, महत्वाकांक्षा आएगी। तो आ गया मेरी महत्वाकांक्षा। मेरा बचपन, बचपन ही मानव जीवन का स्वर्णिम काल होता है। क्यों, यहीं से तो सोच के बड़े होते हैं, यहीं से तो सोच के ये चलते हैं कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिएगा, लेते हैं आगे अभी। आ जाओ। बचपन ही मानव जीवन का स्वर्णिम काल होता है। चिंता रहित जीवन, स्वतंत्र जीवन एवं भयविहीन कहीं भी घूमना फिरना, रोकर मचल कर, बड़े बड़े मोती आंखों से बहकर, माँ को बुलाना, झाड़ पहुँचकर हृदय से चिपका लेना आदि कई ऐसी स्मृतियां हैं। बचपन तो खैर बचपन हुआ करता है, कितना स्वर्णिम होता है। एक छोटा बच्चा खाए पिए खेले दौड़े रोए हंसे कुछ भी करे, मतलब बिल्कुल नितांत स्वतंत्र, न डर न चिंता, न आज की चिंता न कल की टेंशन, है न मस्त आराम से आनंद करता रहता है। मेरा बचपन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवरिया में बीता। मेरे गांव की सुंदरता का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे गांव में चारों ओर वृक्ष की हरियाली नजर आती है। गांव में एक विशाल तालाब देखने को मिलता है। गांव में आधा प्रतिशत जमीन खेतों से ढकी रहती है, जहां अन्न खजाना उगता है। गांव के नदी का तो कोई जवाब ही नहीं है, जहाँ के पानी की पवित्रता वहाँ के लोगों की लंबी आयु प्रदान करती है। मेरे परिवार में माँ, पिताजी, दादाजी और एक बड़ा भाई है। पिताजी देश की माया नगरी मुंबई में अध्यापक हैं। बाबा दादाजी गांव के एकमात्र सलाहकार है। मेरा परिवार बड़ा ही सरल और उतना ही सरल हमारा जीवन है। मेरे जीवन का लक्ष्य, मैं अक्सर अपने दोस्तों को बात करते हुए सुनता हूं कि वे क्या बनना चाहते हैं, लेकिन मैंने तो पहले से अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। मेरे जीवन में एक ही लक्ष्य, बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और मैं डॉक्टर बनकर देश और समाज की रोगों से रक्षा करूंगा। कुछ विद्यार्थी डॉक्टर इसलिए बनना चाहते हैं जिससे वे अधिक से अधिक धन कमा सके, लेकिन मेरा उद्देश्य यह नहीं है। मैं डॉक्टर बनकर गरीबों और पीड़ितों की सेवा करना चाहता हूँ। कुछ लोग अपने उद्देश्य को पाकर भी गलत रास्ते पर चल देते हैं। वे अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से नहीं निभाते हैं। मैं अपने लक्ष्य पर पहुंचने के बाद अपने कर्तव्य से नहीं भटकूंगा। मैं ऐसा चिकित्सा ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं जिसे लोग पैसे के अभाव की वजह से प्राप्त नहीं कर पाते। मतलब कितनी तीक्ष्ण और अच्छी महत्वाकांक्षा है, यहाँ ध्यान रखिएगा। क्या, डॉक्टर बन के समाज की सेवा करना, समाज की रोगों से बचाव करना, ध्यान रखिएगा। और ऐसी चिकित्सा चीजें प्राप्त करना जो सामान्य लोग जो है पैसों के अभाव में नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो ये महत्वाकांक्षा मतलब मन की जो इच्छा है, बड़ी अच्छी इच्छा है। ऐसी तुम भी विद्यार्थी रखा करो, क्योंकि तुम भारत निर्माण की आधारशिला हो। ध्यान रखिएगा। मैं डॉक्टर बनकर क्या करूंगा? आज हमारे गांव को डॉक्टरों की बहुत आवश्यकता है। आज के नए डॉक्टर अक्सर शहरों में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन मैं तो गरीबों की सेवा करना चाहता हूं। अतः गांव का डॉक्टर बनने में मुझे जरा भी हिचकिचाहट ना होगी। मैं अपने इलाज से गांव के लोगों के दुख दूर करूंगा। आर्थिक दृष्टि से भी डॉक्टर का व्यवसाय लाभदायक है, लेकिन केवल पैसा कमाना ही मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरे लिए डॉक्टर बनना दीन बंधु बनने का अवसर है, और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि डॉक्टरी एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें धन लाभ के साथ साथ में जन सेवा का भी आनंद मिलता है। इसलिए एक आदर्श डॉक्टर की तरह मैं ग्रामीणों को स्वास्थ्य लाभ कराना अपना पहला कर्तव्य मानूंगा। अंत में क्या कहता है उपसंहार, मेरी यह इच्छा है कि मैं अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द सफलतापूर्वक पूरा करूं।
मैं इस काम को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ समाज, शिक्षक का भी सहयोग लूँगा। मुझे पता है कि ये काम इतना आसान नहीं है, लेकिन मेरे दृढ़ निश्चय और संकल्प से सभी काम संभव हो सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही, काम मुश्किल ज़रूर होता है, असंभव नहीं होता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करें। मुझे विश्वास है कि मेरे डॉक्टर बनने के लक्ष्य मेरे गुरुजन, सहपाठी और मेरे माता पिता मेरा साथ जरूर देंगे। मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करूँगा और एक दिन अपने लक्ष्य को पूरा करके अपने परिवार, समाज और देश का नाम ऊँचा करूँगा। सचमुच डॉक्टर बनना मेरे लिए बड़े गौरव और आनंद की बात होगी, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। अंतिम निबंध बचा है, लेते हैं उसको। आ जाओ बच्चों। मेरा गांव, मेरे गांव का परिचय। मेरा गांव भी भारत के लाखों गांवों जैसा ही है। लगभग 400 घरों के छोटे से गांव का नाम सुमेरपुर है। गांव के उत्तर में कल कल करती हुई सरस्वती नदी बहती है। चारों ओर खेती की हरियाली गांव की शोभा बढ़ा रही है। पर्वतमाला और विविध वनस्पतियां इसके प्राकृतिक सौंदर्य में चार चांद लगा देती हैं। गांव के बीचों बीच एक बड़ा कुआं है जो राम का कुआं के नाम से प्रसिद्ध है। कुएं के सामने विशाल शिवालय है। कुछ दूरी पर गांव का पंचायत घर है। पाठशाला और अस्पताल गांव के बाहर है। गांव में चारों ओर वृक्ष की हरियाली नजर आती है। गांव में एक विशाल तालाब देखने को मिलता है। गांव में आधा प्रतिशत जमीन खेतों से ढकी रहती है। गांव में करीब हर घर में एक पालतू पशु रहता है तथा घर में एक बड़ा सा आंगन घर की शोभा को क्या करता, बढ़ा देती है। ये ध्यान रखिएगा। गांव का सामाजिक जीवन, ग्राम पंचायत ने हमारे गांव की काया पलट कर दी है। गांव के बच्चे उत्साह से पाठशाला में पढ़ते हैं। आज तो गांव में प्रौढ़ शिक्षा का भी प्रबंध है। गांव के पुस्तकालय में कई पत्र पत्रिकाएं मंगाई जाती है। गांव के बाजार में भी नई रौनक आ गई है। यहाँ घरेलू उपयोग की लगभग सभी चीजें मिलती है। हमारे गांव की पाठशाला में पढ़ाई के अलावा विद्यार्थियों को बागवानी की शिक्षा भी दी जाती है। कताई बुनाई के कामों में भी विद्यार्थियों को रुचिकर भाग लिलवाया जाता है। गांव का दवाखाना लोगों की अच्छी सेवा कर रहा है। मेरे गांव के लोगों में कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर कहासुनी हो जाती है, लेकिन पंचायत की बैठक में उन्हें सुलझा दिया जाता है। कुछ लोग भांग, तंबाकू, अन्य नशीली पदार्थों का सेवन भी करते हैं। कुछ लोग सफाई की ओर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। प्रौढ़ शिक्षा के प्रति गांव वालों की विशेष रुचि नहीं है। गांव के लोगों का व्यवसाय कृषि करना, पशुपालन करना अधिक देखा जाता है। गांव के किसान आधुनिक ढंग से बनाए गए कृषि यंत्रों का प्रयोग करते हैं, ये अच्छी बात है। गांव में बैलों की जगह ट्रैक्टरों का प्रयोग किया जाता है। अच्छे किस्म के बीजों का प्रयोग खेतों में अधिक फसलों के लिए किया जाता है। गांव में अब अच्छी नस्लों वाली भैंसों और गायों का पालन किया जाता है। गांव में अधिकतर लोग दूध बेचकर अपना घर चलाते हैं, क्योंकि पशु और खेती है तो उसी के माध्यम से करेंगे बेचारे, और किससे करेंगे, अपना घर चलाते हैं। आज गांव में लगभग हर अनाज की फसलें होती है, जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, सरसों, मक्का, अनाज आदि। गांव का विकास, आज के दौर में गांव का विकास, उन्नति बहुत जरूरी है। कई जगह सरकार गांव के विकास के लिए अस्पताल, शौचालय, विद्यालय का निर्माण कर रही है। कई जगह सरकार कच्चे मकानों में रहने वालों के लिए पक्के मकानों की व्यवस्था कर रही है। गांव के किसानों के लिए खेत में लगने वाले बीज, दवाइयों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों का तथा अन्य
लोगों के ऋण की व्यवस्था भी की जा रही है। कृषि के विकास के लिए सहकारी समितियों से ऋण दिया जाता है। किसानों को बीज और खाद भी सहकारी समितियां ही देती है। गांव में सभी को साक्षर बनाने के लिए शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है। शहर से ज्यादा गांव में स्वच्छता पर ध्यान दिया जाता है। यही कारण है कि गांव वासियों की आयु शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। ये बात तो है। गांव के अंदर जो प्राण वायु है वो भी साथियों अलग ही है। क्योंकि मैं गांव से हूं, मुझे देख रहे विद्यार्थी आप भी गांव से होंगे, तो गांव का तो एक अलग ही नजारा है। गांव एक स्वर्ग है। इसीलिए तो महात्मा गांधी ने कहा था कि देश की आत्मा जो है वो कहां बसती है, गांव में बसती है। विद्यार्थियों ध्यान रखना है। फिर भी मेरा गांव अपने आप में अच्छा है। यहाँ प्रकृति की शोभा है, स्नेह भरे लोग रहते हैं, धर्म की भावना है, मनुष्यता का प्रकाश है, भोले भाले स्त्री पुरुष, स्नेह भरे भाभी देवरों और सरल बच्चों, दादा दादी और नाना नानी से हरा भरा मेरा गांव बहुत प्यारा लगता है। आ जाओ। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रधान कार्यालय जोधपुर राजस्थान को कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर्स की आवश्यकता है। अपनी योग्यता का विवरण देते आवेदन पत्र लेना है। ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहा हूं। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रधान कार्यालय जोधपुर में कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। अपनी शैक्षणिक योग्यता देते हुए आवेदन पत्र भेजना है। ध्यान रखिएगा। मुख्य प्रबंधक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रधान कार्यालय जोधपुर राजस्थान। विषय कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर भर्ती के संबंध में। महोदय, दैनिक जागरण समाचार पत्र के 15 अक्टूबर सन के अंक से ज्ञात हुआ कि इस बैंक में प्रधान कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के कुछ पद रिक्त हैं। प्रार्थी भी अपना संक्षिप्त व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करते हुए आवेदन प्रस्तुत कर रहा है। आपका नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि। उसके बाद में पत्र व्यवहार का पता, ये आपका खुद का है। ध्यान रखिएगा आप यहां रहते हो। आपके संपर्क सूत्र, फिर शैक्षणिक योग्यता, कक्षा, बोर्ड, उत्तीर्ण होने का वर्ष, श्रेणी और विषय, ये पूरा आपका विवरण देना। आपने क्या क्या पढ़ रखा है। फिर आपने इसके अतिरिक्त कहीं पर अगर प्रशिक्षण ले रखा है तो उसका विवरण दें। एपटेक संस्था से 1 वर्षीय कंप्यूटर शिक्षण प्रशिक्षण, गत 3 माह से दिल्ली में कोऑपरेटिव बैंक में कार्यरत। आशा है कि आप मेरी शैक्षिक योग्यता पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। सर धन्यवाद। भावदीय विपिन कुमार। आपका नाम, संलग्नक सभी प्रमाण पत्रों की छायांकित प्रति। ध्यान रखिएगा मतलब साथ में क्या क्या भेजा है उसके बात कर रहा हूं। आपका मित्र आईआईटी की परीक्षा में चयनित हो गया, बधाई पत्र देना है। बधाई पत्र अनौपचारिक होता है, यह ध्यान रखना है। सप्रेम नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल रहकर आशा करता हूँ कि तुम भी सकुशल होंगे और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ। कुछ देर पहले अमित नामक एक मित्र से सुना कि तुम्हारा चयन आईआईटी की परीक्षा में हो गया। मैं तो खुशी से उछल पड़ा। इसके लिए मैं तुम्हें बार बार बधाई देता हूँ। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मित्र, राष्ट्रीय स्तर की इस परीक्षा में चुना जाना कोई आसान काम नहीं है। ये तुम्हारे निरंतर कठिन परिश्रम का फल है। परिश्रम से मनचाही सफलता अर्जित की जा सकती है, इसका तुमने एक बार फिर से प्रमाण दिया है। तुम्हारी ये सफलता तुम्हारे छोटे भाई बहनों के अलावा हम मित्रों के लिए भी प्रेरणा स्रोत का कार्य करेगी। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम इंजीनियर बनकर माता पिता का नाम रोशन करोगे तथा देश की उन्नति में अपना योगदान दोगे। ऐसी शानदार सफलता के लिए एक बार पुनः बधाई स्वीकार करो। तुम्हारी सफलता के लिए मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। माता पिता को मेरा प्रणाम से सब ठीक है। उज्जवल भविष्य की खूब सारी शुभकामनाएं देते हुए तुम्हारा अभिन्न मित्र सलील। तारीख लिखना, मां नाम नहीं दिया, तुम अपना नाम लिख सकते हो। आपके शहर में एक नया वाटर पार्क खुला जिसमें पानी के खेल, रोमांचक झूले और मनोरंजक खेलों की व्यवस्था और खान पान की व्यवस्था। इसके लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। खुल गया, शहर में खुल गया नया वाटर पार्क, सभी नागरिक आवे, सुविधाओं का लाभ लेवे। क्या क्या सुविधाएं वो बतानी। पानी के खेल, रोमांचक झूले, मनोरंजक खेल तमाशे, अन्य कई मन भावन और स्वादिष्ट खान पान, चाट, गोलगप्पे इत्यादि। अविलंब संपर्क करें, व्यवस्थापक से बात कर सकते हो। आपके पिताजी अपनी पुरानी कार बेचना चाहते, इसका विवरण देना है विज्ञापन में। बिकाऊ बिकाऊ क्यों, ये ध्यान आकर्षित करने के पद हैं। पहले आइए पहले लीजिए। मारुति डिजायर मॉडल 15, एलॉय व्हील, स्टैंडर्ड एसेसरीज किटिंग, 45,000 किलोमीटर चली है। हाँ, डेटिंग पेंटिंग सहित रहित एकदम वाजिब मूल्य 3 लाख रुपए। ग्रे कलर, वातानुकूलित, सिंगल ओनर ड्राइवर, नई स्टेपनी टायर, एसी, सस्ते दाम में नई जैसी कार। तो केवल ग्राहक संपर्क करें, ये आपके नंबर है, ध्यान रखिएगा। तो बच्चे लोग, ये थी किसकी बात, आज के इस मॉड्यूल पेपर की बात, जहां पर मैंने आपके साथ में चर्चा की। तो अशेष शुभकामनाएं
टीम उत्कर्ष की तरफ से। ठीक है बच्चों, तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें और इसी आनंदित भाव से जो है मेहनत करते रहेगा। अशेष शुभकामनाओं के साथ, खूब सारी आशीष, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।